होमवर्क किया तुम लोगों ने? अच्छा, ठीक हो गया है। दोनों किए हैं कि एक किया है? कौन सा, डाइपोल वाला? डाइपोल वाला? हाँ करना है, वो बोर्ड का क्वेश्चन है भाई, यूपी बोर्ड में पूछा गया जा चुका है। सीबीएसई में 2 बार आया है, यूपी बोर्ड में 1 बार आया हुआ है। ठीक है। बाकी लोग भी अभी आ जाए फिर शुरू करते हैं। शुरू करा जाए क्या? 5 तो बजे वैसे। चलो देख लेते हैं 1-2 मिनट। हिमांशु, तुम्हारा हुआ होमवर्क? तुमने किया? दोनों नहीं हुए? ट्राई किया था? यानी बताना पड़ेगा। चलो देखते हैं, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्या होमवर्क दिया था मैंने? प्रॉब्लम नंबर बताओ जरा। हिमांशु, कौन सा? 25 थी प्रॉब्लम। हाँ। A small metal sphere carrying charge plus Q is located at the center of a spherical cavity. अच्छा, तो एक ऐसा दिया हुआ है, एक स्फेरिकल मेटल है, मेटल स्फेयर है, तो कुछ इस टाइप से है। ये इतना पोर्शन क्या है? मेटल का है। ठीक है, इतना पोर्शन क्या है? मेटल का। ये पोर्शन मेटल है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बोला गया है कि प्लस क्यू चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी। सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और plus Q is located at the center of the spherical cavity in a large uncharged metal sphere as shown in figure. ये अनचार्ज मैटर है और बीच में क्या रखा हुआ है? एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, शोन इन फिगर। यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 एंड P2। P1 और P2 दो पॉइंट हैं। एक P1 पॉइंट है जो जिसकी दूरी जो है सेंटर से कितनी है? R1 है। और एक P2 पॉइंट है जो यहाँ पर है, बीचों बीच। इसकी दूरी कितनी है भाई? R2 है। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पता, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। बताओ P1 पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? यहाँ से मैं एक अगर ड्रॉ करूँ, क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बताओ? पाई का फॉर्म, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो भी चार्ज इंक्लोज कर रहा हो गॉसियन सरफेस, कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है? Q। और दूरी कितनी है? R1 का होल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी पहले पार्ट की वजह से। ठीक है,
पहला पार्ट समझ में आया? सेकेंड पार्ट बताओ, P2 पे कितनी होगी? P2 देखो, P2 पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेटल के, हाँ मेटल के अंदर का एक पॉइंट है ये, मेटल के अंदर, क्या कि मैंने बताया था कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होती हैं। कंडक्टर के थ्रू या फिर अंदर, कोई कंडक्टर है उसके बीचों या फिर उसके अंदर जो होती है उससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये तो अंदर है ना, मेटल के अंदर है। देखो, एक होता है कि स्फीयर ऐसे है तो मैंने एक उस पर पॉइंट ले लिया, वो अलग चीज हो जाती है। यहाँ पे मेटल है भाई, यहाँ पे क्या है? मेटल है। मेटल थोड़ा पूरा कंडक्टर दे रखा है, उसके बीच में कोई पॉइंट होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जीरो। इनसाइड इनसाइड द कंडक्टर, ही तो है, मेटल है उसके अंदर है पॉइंट ये। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, तो सेकंड वाले का जीरो हो जाएगा। नोट डाउन कर लो भाई। किसी को डाउट हो तो कुछ पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं? ये समझ, अच्छा नहीं, ये समझ में आ गया है बोला। चलो नेक्स्ट पर, सेकंड जो होमवर्क दिया था वो बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। किसी का भी हुआ वाला क्वेश्चन, किसी ने भी ट्राई किया? कोई तो एक होगा जिसने ट्राई किया होगा। कितना आंसर आ रहा था? √3 p/2। ई तो यहाँ पे दे नहीं रखा है, 1/2 PE आ रहा है। रिजल्टेंट कितना आ रहा था डाइपोल मूवमेंट का? ना ना ना, नहीं नहीं, 60 डिग्री तो होगा, वेरी गुड। लेकिन चलो बताते ही हैं, अब क्या बताना उसमें। देखो, कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके से दे रखा है। दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, कुछ ऐसे दे रखे हैं, एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाला, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला वाई एक्सिस है, ये जो है, दिस इज वाई एक्सिस। हमें दो डाइपोल्स दे रखे हैं, और डाइपोल्स, एक डाइपोल क्या है, ए बी इसी लाइन पे है, वाई एक्सिस पे ही है। ए बी डाइपोल क्या है, वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। ये डाइपोल, जो ए बी डाइपोल है वो वाई डायरेक्शन में ही अलाइंड है। और दूसरा डाइपोल जो है वो कुछ ऐसे दे रखा है, एक मिनट। और दूसरा डाइपोल क्या है, ऐसे कुछ ऐसे अलाइंड है, ये। तो इसका नाम दे रखा है इन्होंने सी डी। सी डी है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। और डाइपोल्स के बीच में जो एंगल दे रखा है वो 120 डिग्री दे रखा है। इतना समझ में आया? फिगर, मेन बात तो पहले फिगर ही समझो, बाकी तो बात की बातें हैं। अब तो फिगर ही नहीं समझ में आया तो आगे क्या बताने का फायदा। ये इतना समझ में आया फिगर? दो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, एक ये सी डी डाइपोल है और एक ए बी डाइपोल है। दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री पे अलाइंड है। ठीक है, हमें बताना है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इन दोनों
इन दोनों के कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। अच्छा, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, पहले तो ये बताओ। वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों कुछ के बीच में कुछ एंगल दे रखा है, दैट मीन्स हमें वेक्टर लॉज लगाने पड़ेंगे। अच्छा, एक और चीज पूछ रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीबीएसई में 2 बार पूछा जा चुका है ये अभी पिछले। हाँ, निगेटिव पॉस्ट, ये 2018 में, 2019 में, नहीं सॉरी 2018 में पूछा जा चुका है सीबीएसई में क्वेश्चन ये वाला, और जो 2017 में शायद यूपी बोर्ड में पूछा गया था, और इस वाले में, और ये 2011 में भी पूछा जा चुका है। समझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी बेसिस पे अब एंगल चेंज कर देगा, दे देगा इसी टाइप का क्वेश्चन। तो देखो, हमें ये इतनी जानकारी पता है कि माइनस से प्लस की तरफ होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। और एक और चीज गौर करो, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इधर भी माइनस क्यू प्लस क्यू है, इसमें दिखा है 2 स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स हैं। ये आइडेंटिकल हैं, जो ए बी डाइपोल है और सी डी डाइपोल है, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं, यानी सेम सेम साइज के हैं, तो इनका डाइपोल मोमेंट भी सेम होगा। तो मान लेते हैं ए बी का डाइपोल मोमेंट और सी डी का डाइपोल मोमेंट क्या है, पी है। ठीक है, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं अलग से, या इसी में बना दे रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ। तो एक डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी वाली पी। ठीक है, ये पी की डायरेक्शन किस तरफ है, सी डी से सी की तरफ, और एक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, माइनस से प्लस की तरफ इधर। यानी कि 2 डाइपोल मोमेंट हमें मिल गए। इसका अगर अलग से डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा, एक ये पी है और एक सीधा ये पी जा रहा है। ठीक है, ये कौन सा पी है, सी डी वाला, डी सी वाला, और ये वाला पी कौन सा है, ए बी वाला। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। समझ में आया। ठीक है, ये अगर ओ पॉइंट ले लूं तो ये ओ पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है यार, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। तो रिजल्टेंट आर मान लेते हैं, रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, आर। आर का फॉर्मूला क्या होगा, दो वेक्टर्स हैं, देखो ये दोनों, ये वेक्टर लॉ कब लगते हैं, जब जब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब ऐसे ऐसा नहीं है कुछ, यहाँ पे सपोज ऐसी क्वांटिटी पी अगर क्या होता है, स्केलर होती, तब कहानी दूसरी हो जाती, तब वहाँ पे दूसरे रूल्स लगते हैं, तब एल्जेब्रिक रूल्स लगाते हैं। यहाँ पे लेकिन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे वेक्टर लॉज लगाने ही पड़ेंगे। फर्क समझो, क्योंकि आगे चल के हम अभी जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वहाँ पे हम वेक्टर लॉज नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्योंकि डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सो वी हैव टू अप्लाई द वेक्टर लॉज, वेक्टर लॉज लगाने ही पड़ेंगे। तो दो एंगल्स 120 डिग्री एंगल पे हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का, अगर दोनों के बीच में कुछ एंगल हो, दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में। हाँ, पी स्क्वायर प्लस, हाँ हाँ, ए स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p क्यू कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। अब क्यों क्या है, पी और क्यू बराबर ही है, पी और पी दोनों है, यानी पहला वेक्टर भी पी है, दूसरा वेक्टर भी पी है, तो पी स्क्वायर प्लस 2p, क्यू की जगह भी पी लिखेंगे हम, और कॉस 120 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, ये 2p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2p स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है भैया, कॉस 120 डिग्री की -1/2 होती है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, पी स्क्वायर का अंडर रूट। आंसर क्या आ जाएगा, पी। यानी कि रिजल्टेंट आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना हो गया, पी हो गया। ठीक है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, पी होगा। अच्छा, पी होगा तो ठीक है, लेकिन पी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो हम ऑलरेडी लगवा चुके हैं, पी की डायरेक्शन क्या होती है, दोनों को बीच से जाती है, तो जो पी जाएगा रिजल्टेंट आर इक्वल टू पी, वो क्या होगा, दोनों से 60 डिग्री एंगल पे होगा कि नहीं होगा। ऐसे देखो यहाँ पे
ये रिजल्टेंट है P। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से भी 60 डिग्री होगी, यहाँ से इतना भी 60 डिग्री होगा, 20 से जाता है ना। तो समझ में आया कि नहीं, ये तो बता चुका हूँ ना। tan बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ कि 120 डिग्री जब एंगल होता है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, 20 से ही जाता है, यानी बाइसेक करता हुआ जाता है। अच्छा, एक और चीज इसने बोल रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन पे क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किस तरफ चल रही है, एक्स डायरेक्शन की तरफ चल रही है। तो आगे चल के उसने पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क ऑन एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल। अब मुझे टॉर्क की वैल्यू बताओ क्या होगी। पी साइन थीटा होता है फॉर्मूला, डाइपोल पे जो टॉर्क टॉर्क लगती है वो क्या होती है, पी साइन थीटा। पी यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट डाइपोल, इन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना है, पी है। पी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और थीटा क्या होता है यहाँ बताओ, बताओ भैया, व्हाट इज थीटा। पढ़ नहीं रहे हो लगता घर पे। व्हाट इज थीटा, टॉर्क पढ़ाया था मैंने, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क का ये फॉर्मूला आया था पी साइन थीटा की नहीं आया था। तो मुझे ये बताओ थीटा क्या होता था, व्हाट इज थीटा। थीटा होता क्या था, याद करो। हाँ हाँ, वेरी गुड, किसने बताया, अवधेश ने। देखो भैया, थीटा यहाँ पे 120 डिग्री है, ये अलग थीटा है भाई मेरे। ये थीटा है दो डाइपोल के बीच का एंगल, उनकी कहानी खत्म हो गई, उनसे मैंने रिजल्टेंट पता कर लिया। यहाँ टॉर्क, अब मैं टॉर्क की बात कर रहा हूँ। तो डाइपोल ये दोनों मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, तो टॉर्क कितनी लगेगी। टॉर्क का हमें पता है फॉर्मूला, पी साइन थीटा होता है। पी का मतलब रिजल्ट, अब यहाँ पे पी एक तो है नहीं, दो पी है, तो दो पी का मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया तो वो भी पी ही आया, तो मैंने पी लिख दिया यहाँ पे। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक्स डायरेक्शन की तरफ है, ये इस डायरेक्शन की तरफ। थीटा क्या होता है, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल, यानी कि वाला एंगल। अब ये थीटा है, ये वाला थीटा अलग हो गया, ये थीटा पहले था, उसका काम खत्म, अब दूसरा थीटा आया है ये। इस थीटा की वैल्यू बताओ जरा, कितनी होगी वैल्यू। है 30 डिग्री, 30 डिग्री होगी। कैसे पता किया भैया 30 होगी। हाँ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, ये 120 आया था, दो टॉर्क के बीच में एंगल, ये सॉरी दो डाइपोल के बीच में एंगल 120 था। मैंने कहा रिजल्टेंट क्या होता है, बाइसेक्ट करके जाएगा जब 120 डिग्री एंगल होगा या फिर 60 डिग्री होगा एंगल। तो 120 है, तो हम पहले भी कर चुके हैं वेक्टर वाली प्रॉब्लम, जब हमने फोर्स निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। तो जब कभी 120 होता था दो बराबर क्वांटिटीज के बीच में, तो जो रिजल्टेंट आता था वो बाइसेक्ट करता था। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल, ये भी 60 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा, और ये बचा हुआ एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो ये 60 डिग्री है पूरा, और ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हमें ये पता करना है, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल पता करना है हमें। पूरा 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना हुआ, 30 डिग्री तो हुआ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट, और इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री। यानी थीटा की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, पी ई साइन 30 डिग्री, यानी 1/2 पी। ये आंसर हो गया हमारा, क्योंकि हमें ना पी दे रखा है ना ई दे रखा है। हमसे बस ये पूछा है कि पी और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें टॉर्क की वैल्यू बताओ, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 पी। किसी को समझ में ना आया तो पूछ लो, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर समझ आ गया हो तो ड्रॉ कर लो और बना लो, इसको पूरा लिख लो। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं समझ आया तो पूछ लो।
अगर अगर शर्म के चक्कर में अगर ये डाउट रह गया तो दिक्कत करेगा आगे चल के। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। टॉर्क देखो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमने टॉपिक ही करवाया था ये टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो फॉर्मूला क्या आया था, पी साइन थीटा आया था। तो पी ई साइन थीटा का मतलब क्या है? पी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, सॉरी, डाइपोल मूवमेंट कौन सा निकला है, ये वाला निकला है, ठीक है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन की तरफ है। साइन थीटा, थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, ये 120 था पूरा, ये 120 पूरा था, ये एंगल रिजल्टेंट पी आया, और रिजल्टेंट बाइसेक्ट करता है इस केस में, हमेशा नहीं करता है। तो 60-60 डिग्री हो गया, 60-60 डिग्री। तो देखिए ये कितना हो गया, 60 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 - 60 कितना बचा, ये वाला एंगल पता करना है, 30 डिग्री आएगा बस। और भी किसी को डाउट है? बना डालो। तो कर लो, फिर आगे और क्वेश्चन लें आज। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके जो क्वेश्चंस और भी होंगे, जैसे बाई चांस बच जाते हैं, तो मैं इसको बचेंगे नहीं, वैसे मैं सब करवा ही दूंगा आज। बाकी मैं क्वेश्चंस कुछ और दूंगा, फोटो भेज दूंगा, उनको भी करना, ठीक है। वो आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको भी ट्राई करना। फिर कल से नया चैप्टर शुरू होगा, होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही चैप्टर, वो नेक्स्ट चैप्टर है वो बस। ये पहला चैप्टर खत्म हुआ है, ये सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। हो गया। चलो, अगर हो गया है तो मैं अब क्वेश्चन नया दे रहा हूँ। सबका हो गया है ना?
हाँ, ये वाला क्वेश्चन ऐसा करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट इट ऐसा यूनिट, ये नोट मत करना, बी वाला पार्ट नोट करो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बी वाला पार्ट नोट कर लिया। अच्छा, तो बी वाला बताओ क्या होगा इसमें। एक बलून है जो कि चार्ज कैरी कर रहा है, और चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स सरफेस। अब बलून को हम उसका साइज इंक्रीज कर रहे हैं, तो टोटल फ्लक्स जो होगा, जो उससे बाहर आ रहा होगा, कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, कैसे चेंज होगा, फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। गलत सलत कुछ भी बताओ तो। अच्छा, और कोई बताओ भाई, अपना दिमाग लगाओ। डिक्रीज होगा। चलो, क्या कारण क्या है, क्या क्यों डिक्रीज होगा। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, क्या चार्ज चेंज हो रहा है क्या, बढ़ने से क्या चार्ज जो है वो चेंज हो रहा है। हाँ, जब चार्ज चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स कैसे चेंज हो जाएगा। या तो साइज बढ़े और चार्ज जो है बढ़ जाए, तो कुछ हम समझते हैं मतलब। लेकिन जब ब्लोन अप होगा या फिर बढ़ाया जाएगा उसका साइज, तो सरफेस पे चार्ज तो उतना ही रहेगा ना, कांस्टेंट ही रहेगा, जिसकी वजह से फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ना ना, एरिया देखो, एरिया पे तब फर्क पड़ता है जब जब चार्ज भी बढ़ रहा हो। जब तुम सिग्मा की बात कर रहे हो, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब बेशक सरफेस एरिया बढ़ रहा है, लेकिन चार्ज तो कांस्टेंट है। चार्ज कहाँ से बढ़ रहा है, चार्ज तो बढ़ नहीं रहा। चार्ज तो उतना ही रहेगा ना सरफेस पे है। इस वजह से फ्लक्स क्या रहेगा, या तो ये दे रखा होता कि चार्ज भी बढ़ रहा है उसी हिसाब से। समझ रहे हो। तो इसका आंसर लिखो। आंसर लिखिए। सिंस द टोटल चार्ज ऑन द सरफेस remains constant, since the total charge on the surface remains constant, तो अगर हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे उसके चारों तरफ, तो क्या होगा। भैया साइज बढ़ गया ठीक है, लेकिन अगर उसके चारों तरफ मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं तो क्या होगा। टोटल चार्ज इंक्लोज तो उतना ही रहेगा।
फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, कहीं रेडियस पे डिपेंड कर रहा है फ्लक्स? अगर मैं गॉस लॉ के हिसाब से देखूं तो चार्ज जब कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा। देखिए, हेंस बाय गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स अनचेंज्ड, कुछ भी लिख लो। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हम्म। देखो देखो, हाँ सही कह रहे हो, तुम्हारा हम जवाब अभी दे रहे हैं। देखो, सही कहा तुमने। जैसे बलून है, ठीक है, पहले इतना था मान लेते हैं, छोटा सा दिख रहा है, उस पर चार्ज कितना है, क्यू है। अगर मैं साइज बढ़ा दूं बलून का, सपोज बढ़ गया साइज, लेकिन अभी भी चार्ज क्या रहा, क्यू ही रहा सरफेस से। तो मुझसे पूछ रहा है कि भैया फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है, इससे फ्लक्स कितना बाहर जा रहा है, या फिर सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बाहर जा रही है। तो इसके लिए अगर मैं गॉसियन से, भाई देखो, जब कभी ऐसे जब फिगर क्लोज फिगर होता है, ये क्या है, बलून कैसा है, फिगर क्लोज फिगर है, ओपन तो एरिया है नहीं, बलून बलून ओपन एरिया है। तो अगर मैं साइज बढ़ा भी दूं, अब तो कह रहे हो सर रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छा कहा तुमने, गलत नहीं है। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं, भाई फ्लक्स कैसे पता चलेगा इससे कितनी निकल रही है, मुझे गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, ठीक है। तभी तो पता चलेगा भैया फ्लक्स कितनी बाहर निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर अंदर से बना के थोड़ी बता सकते हो। तो बाहर निकल रही है कितनी, तो बाहर एक सरफेस बनानी पड़ेगी ना, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस पे से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं पहले गॉसियन सरफेस बनाता तब भी क्यू ही चार्ज इंक्लोज कर रही होती है। रेडियस कहाँ से आ गया यहाँ पे, देखो रेडियस है कहीं है इस पे, दैट इज फ्लक्स क्या होगा, नहीं चेंज होगा, ठीक है, फ्लक्स रिमेन्स अनचेंज। समझ में आ गई बात? क्यों भाई? अब अब जैसे तुमने ये वाला फॉर्मूला आपने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, वहां पे रेडियस का फर्क था। पाई का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ भाई, गॉसियन सरफेस, ये क्लोज सरफेस है ना, इसलिए गॉस लॉ लगाना पड़ेगा हमें। ऐसे में हम एरिया से नहीं केवल देखते हैं, यहाँ पे जब कभी गॉस गॉस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं तो गॉस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे, उससे आसान रहती चीजें। हाँ, अगर चार्ज चेंज होता है, जैसे कहा जाता है कि और चार्ज हो गया है, ठीक है, चार्ज और ज्यादा बढ़ गया है, तो चीजें कुछ बदल जाती, ठीक है, तो बातें कुछ बदल जाती। क्लियर है बात? ठीक है, चलो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन करो।
इसमें कहाँ गया अब्दुल? समझ में आया कि नहीं वो प्रॉब्लम? अभी भी डाउट है? वो उसने बोला कि आउट ऑफ द सरफेस, फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। ऑन द सरफेस तो बोला नहीं गया। ऑन द सरफेस में चीजें चेंज हो जाती, ठीक है। ऑन द सरफेस की अगर बात करता तो चीजें चेंज हो जाती। यहाँ बोला आउट ऑफ द सरफेस, तो आउट ऑफ द सरफेस में तो हमें गॉसियन सरफेस आउट पे बनानी पड़ेगी। अगर ऑन द सरफेस पे बनाने कहता तो चीजें बदल जाती। आउट ऑफ द सरफेस बोला है उसने, ठीक है। तो उसकी लैंग्वेज को समझो क्या बोला है उसने। एक क्वेश्चन और दे दूंगा इसी टाइप का, उससे और क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। पहले वाला क्वेश्चन करो। बोला गया एक सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है, क्यू ए और क्यू बी, और उनके वो दे रखे हैं, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो मुझे डाइपोल मोमेंट बताओ। और अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है, बताइए। 10.5 क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है बिल्कुल। यूनिट बता दो भाई, यूनिट बेटा बता दो। बहुत बढ़िया। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन भी तो होगी, डायरेक्शन बताओ। नहीं, वो तो होगी भाई। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी, ये भी तो बताओ। किसके अलॉन्ग होगी? पॉजिटिव जेड एक्सिस की नेगेटिव जेड एक्सिस? वेरी गुड, किसने बताया ये? ठीक है, चलो बताएं क्वेश्चन ये वाला, किससे नहीं हुआ है? किससे क्वेश्चन नहीं हुआ है मैं बताऊं फिर? चलो देख लो, मैं हो गया, चलो मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। चलो देखो, बोला गया है कि दो चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन अपोजिट है, और लोकेटेड एट पॉइंट्स ए इज इक्वल टू 0,0,-15। तो एक्स वाई जेड एक्सिस बना देते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। ठीक है, आप इसको जेड मान लेते हैं, तो एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, ठीक है। ये निगेटिव जेड हो गया, ये पॉजिटिव जेड है, ये निगेटिव जेड है, ठीक है। ये वाई इधर पॉजिटिव है, इधर वाई निगेटिव है, एक्स इधर पॉजिटिव है, एक्स इधर निगेटिव है, ठीक है। बोला गया है कि चार्जेस कहाँ लाई कर रहे हैं? 0,0,-15, यानी कि यहाँ पर कहीं, ये ओरिजिन है। -15 क्या है, क्या मतलब है? निगेटिव साइड में, निगेटिव जेड डायरेक्शन में पहला चार्ज रखा हुआ है, ए चार्ज। इसकी वैल्यू है 2.5 10⁻⁻7 कूलॉम। पॉजिटिव का है ये, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दे रहा हूँ। ये बी मान लेते हैं पॉइंट है, पर ए पॉइंट है मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0,0,-15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दूसरा चार्ज बोला गया है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, +15। अब देखो, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, तो एक्स एक्स दोनों में 0 है। तो दूसरा चार्ज बी वाला कहाँ पर है भाई? 0,0, +15, यानी कि जेड एक्सिस पे ही दोनों चार्ज लाई कर रहे हैं। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? बी पॉइंट पे जो चार्ज है इसका है -2.5 10⁻⁻7 कूलॉम। अब बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहले तो उसने बोला है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज। टू टोटल कितना हो जाएगा बताओ? टोटल चार्ज बताओ, टोटल चार्ज तो निकाला ही नहीं तुम लोगों ने।
हाँ वेरी गुड। देखो ये चार्ज प्लस ये चार्ज कर दो, सिस्टम का कितना चार्ज होता है, एडिटिविटी प्रॉपर्टी लगाओ, टोटल चार्ज ऐड कर दो, तो -2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ प्लस 2.5 10⁻⁷, तो 0 हो जाएगा। डाइपोल का जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डाइपोल मोमेंट की, यानी पी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू टू ए, आइदर चार्ज, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो क्यू की वैल्यू कितनी है 2.5, 10⁻⁷ कूलॉम, और 2a का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, यानी लेंथ ऑफ डाइपोल। तो लेंथ ऑफ डाइपोल कितना है -15, यानी ये 15 वाली डिस्टेंस है, ऊपर वाली 15 कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर, यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। सॉल्व करके जब आएगा आंसर 0.75 10⁻⁷ कूलॉम मीटर। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी डाइपोल मूवमेंट की, फ्रॉम या फिर अलोंग, और निगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना डायरेक्शन, तो ऐसे हो जाएगी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस। लिख लो, क्वेश्चन तो कर लो। नोट कर लेना, बता देना, तो और क्वेश्चन करवाते हैं। कल नया टॉपिक कल से शुरू होगा फाइनल, ठीक है। होमवर्क मैं दूंगा कुछ, वो कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो वो तो बताएंगे ही, लेकिन कल नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। नोट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है अभी तक जो दिए हैं मैंने। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है भैया, चलो करो करो भाई, आवाज करो। क्या क्या बोला गया क्वेश्चन को देखिए हम लोग। ए पॉइंट चार्ज causes an electric flux of this to pass through a spherical Gaussian surface of this radius centered on the charge. पहला, if the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the, सीधी बात है, वही रहेगा। ठीक है ना, रेडियस डबल करने से होता क्या, मैंने अभी बताया, जो बलून वाला क्वेश्चन था तो यही बात बोली गई थी। हाँ
वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। माइनस का है, चार्ज क्या होगा, माइनस का। तो गॉसियन सरफेस अगर डबल भी कर दो उससे मतलब नहीं है रेडियस से। गॉसियन सरफेस की रेडियस से मतलब नहीं होता है। मतलब किससे होता है, हाउ मच चार्ज इंक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस। चार्ज कितना गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर चार्ज इंक्लोज कर रखा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन। हाँ पहला लिखिए, पहला पार्ट लिखिए। देखिए, फ्लक्स रिमेन्स सेम, फ्लक्स रिमेन्स सेम because charge enclosed by the Gaussian surface is same in both the cases। पहला क्वेश्चन हो गया। चलो इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। इतने ही क्वेश्चन अगर कर लेते हो सही से तो आप हर क्वेश्चन कर डालोगे इस वाले चैप्टर से। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो पहला क्या हो जाएगा, फ्लक्स रिमेन्स सेम। समझ गए ना क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि एक स्फेयर है और पॉइंट चार्ज उसका फ्लक्स कुछ कॉज कर रहा है, और spherical Gaussian surface of 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे मतलब कि पूरी सरफेस पे चार्ज है, गॉसियन सरफेस कुछ ऐसी है, तो उसमें क्यू चार्ज इंक्लोज कर रखा है, बाहर क्यू चार्ज है। और बोला गया है कि गॉसियन सरफेस का रेडियस मैं बढ़ा देता हूँ, तब भी क्या फर्क पड़ता है, चार्ज तो उतना ही इंक्लोज करेगा वो गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स रिमेन्स सेम बिकॉज, कारण बता चुका हूँ, बिकॉज द चार्ज इंक्लोज इज सेम। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बिकॉज चार्ज इंक्लोज इज सेम। सेकंड पॉइंट करो। सेकंड बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, Q इज इक्वल टू, भाई पाई का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमें Q की वैल्यू पता करनी है, पाई दे रखा है, तो पाई की वैल्यू कितनी, यानी पाई मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट मस्ट बी इक्वल टू Q। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस 1.6, सॉरी 1.0 10 टू द पावर 3। और यूनिट चेक कर लिया करो, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -1 दे रखी है यूनिट, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 होती है बेसिकली, 10⁻12। तो सॉल्व कर लेना, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, किसी को भी डाउट है कुछ इस क्वेश्चन में। बस चुप हो तुम लोग, क्या बात है, समझ नहीं आ रहा है क्या कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो नोट कर लिया। देखता हूँ, ट्राई करो। ये वाला क्वेश्चन करो, एन ऑयल ड्रॉप। अच्छा ये इसको होमवर्क करना, ट्राई करना, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ना हो पाए तो मैं कल बताऊंगा, तो होमवर्क करो। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, इसको होमवर्क करना, सही से करना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और होमवर्क है, होमवर्क भी देना पड़ेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन नोट करो, वो होमवर्क दे रहा हूँ मैं, दोनों ट्राई करना। एक क्वेश्चन और होमवर्क दूंगा, उसकी फोटो भी भेज दूंगा मैं। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है, इसको ट्राई करना, और फिर कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। कोशिश करना है क्वेश्चन कर डालो,
अगर रहता है तो मैं पहले ये बताऊंगा क्वेश्चन, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। और जो मैं कुछ और क्वेश्चन की पिक भेजूंगा कल, आज नहीं, कल भेजूंगा, जिससे इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस के लिए होंगे। ठीक है, उनमें से भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो बता दिया करेंगे। नोट हो गया? चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल जो है मैं टॉपिक शुरू करेंगे, तो होमवर्क करना जरूर, ट्राई जरूर करना। ठीक है, होमवर्क जो है ट्राई जरूर करना, बाकी नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।